गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईटीआई एजुकेशन में। और आज हम देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर या ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर को हम आउटपुट के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं। तो पहला जो हमारा हेडिंग रहेगी आज की वह रहेगी आउटपुट के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आउटपुट के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। तो अगर हम बात करते हैं आउटपुट के आधार पर, तो आउटपुट के आधार पर हम ट्रांसफार्मर को दो प्रकार से बांटते हैं। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा हम देखते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। चलिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर को हम बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर को हम हिंदी में ऊंचाई ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। इसे हम हिंदी में ऊंचाई ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। अगर हम बात करें स्टेप अप में, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का जो डायग्राम होगा वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो देखिए आप देख सकते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ये कहलाती है प्राथमिक कुंडली जिसपे होती है फेरों की संख्या कम, तथा द्वितीय कुंडली इस पर होती है फेरों की संख्या ज्यादा। तो हम कह सकते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली पर फेरों की संख्या कम और द्वितीय कुंडली पर फेरों की संख्या ज्यादा होती है। इस कारण यह हमारी वोल्टेज को बढ़ा देता है और धारा के मान को घटा देता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हम बात कर रहे हैं जिसमें हमने देखा कि प्राथमिक कुंडली पर फेरों की संख्या कम तथा द्वितीय कुंडली पर फेरों की संख्या ज्यादा होती है। इसे हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर के नाम से भी जानते हैं। इसमें प्राथमिक में फेरों की संख्या कम तथा द्वितीय में फेरों की संख्या ज्यादा होती है। इस कारण इसका वोल्टेज अधिक होता है एवं धारा का मान कम हो जाता है। अब हम बात करें कि इस ट्रांसफार्मर का यूज हम कहाँ करेंगे, तो आप खुद सोच सकते हैं कि हमें उस जगह पर इसका यूज करना होगा जहां हमें वोल्टेज का मान को बढ़ाना होगा और धारा के मान को घटाना होगा। सपोज मैं आप लोगों को बता दूं, जब हम उत्पादन केंद्र की बात करें तो उत्पादन केंद्र पर हमारे द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जो हमारा विद्युत का उत्पादन होता है वह या तो 11 केवी में या तो 33 केवी में हम उत्पादन करते हैं। लेकिन अगर हम इसे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें या हम इसे ट्रांसमिशन करते हैं या पारेषण करते हैं, तो पारेषण करने में इस पर वोल्टेज का मान को हमें अधिक करना होगा और धारा के मान को कम करना होगा। अब आपसे पूछा जाए कि धारा का मान को हम कम क्यों करते हैं, ये होता है लॉसेस को कम करने के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा धारा का मान होगा लॉसेस का मान उतना ही अधिक होगा। तो हम पारेषण की स्थिति में धारा के मान को कम कर देते हैं जिससे कि लॉस कम हो और वोल्टेज के मान को बढ़ा देते हैं। तो हम 11 केवी से इसे 220 केवी तक हम बदल देते हैं। तो इसलिए यहाँ हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ऐसे ट्रांसफार्मर की जो कि वोल्टेज को बढ़ा दे और धारा के मान को कम कर दे। तो यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसे क्या करेगा, 11 केवी से 220 केवी में बदल देगा। तो ऐसी जगहों पर या उत्पादन केंद्रों पर हम किस ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। तो इसका जो उपयोग किया जाता है वह किया जाता है उत्पादन केंद्रों पर। साथ ही ये वोल्टेज के मान को बढ़ाता है, इसलिए हम इसका उपयोग बूस्टर के रूप में करते हैं। तो इसका जो अगला हमारा उपयोग होगा वह होगा बूस्टर के रूप में, बूस्टर के रूप में। अब इससे 2-4 क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर, मैंने आपको बता तो दिया कि 11 केवी को 220 केवी में बदलता है, लेकिन कभी कभार पूछ लेता है कि आप 33 केवी को कितने केवी में बदलता है। तो याद रखिएगा 33 केवी को 440 केवी पर यह बदलता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर उत्पादन केंद्र पर जब हम ट्रांसमिशन करते हैं तो यहाँ 11 केवी को 220 केवी पर और 33 केवी को 440 केवी पर बदलता है। तो ये था आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो आशा करता हूँ कि आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर समझ में आया होगा। हाँ, एक क्वेश्चन और इससे याद रखिएगा कि प्राइमरी कुंडली पर फेरों की संख्या कम और द्वितीय कुंडली पर फेरों की संख्या ज्यादा होती है। अब इसका कारण क्या होता है, यदि हमारे फेरों की संख्या ज्यादा होगी तो वहां हमें ज्यादा ईएमएफ मिलेगा।
ज़्यादा ईएमएफ मिलेगा, तो आप देख सकते हैं इन दोनों में फेरों की संख्या हमारी सेकेंडरी कुंडली पर ज़्यादा है, तो सेकेंडरी कुंडली पर हमारा जो वोल्टेज इसमें फेरों की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पर उत्पन्न होने वाला वोल्टेज भी ज़्यादा होगा। तो ये था आपका आउटपुट के आधार पर हमने देखा स्टेप अप ट्रांसफार्मर को। चलिए अब हम बात करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। तो जैसे कि आप लोगों ने देख लिया, दूसरा नंबर हम देखेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को हम हिंदी में अपचाई ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। तो अपचाई ट्रांसफार्मर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को कहते हैं। अगर हम बात करें इस ट्रांसफार्मर के डायग्राम की, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के डायग्राम की, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है कि इसमें प्रारंभिक कुंडली पर फेरों की संख्या अधिक तथा द्वितीय कुंडली पर फेरों की संख्या कम होती है। तो देख सकते हैं, आपको मैंने अभी बताया, जहां नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे वहां ईएमएफ ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं प्रारंभिक कुंडली पर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, तो इस पर ईएमएफ भी ज्यादा होगा, जबकि एनएस पर नंबर ऑफ टर्न कम है, तो इस पर भी ईएमएफ कम होगा। तो इस प्रकार स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमारा इस पर नंबर ऑफ सेकेंडरी में कम तथा नंबर ऑफ प्राइमरी में टर्नों की संख्या ज्यादा होती है। इस कारण यह वोल्टेज के मान को कम कर देता है तथा धारा के मान को बढ़ा देता है। अब हम देखते हैं कि इसका उपयोग हम कहाँ करें। तो हम ऐसी जगह इसका उपयोग करेंगे जहां हमें वोल्टेज के मान को कम करना हो और धारा के मान को बढ़ाना हो। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में जो वोल्टेज आता है वहां आप देख सकते हो 220 केवी, 440 केवी आता है। इतना ज्यादा वोल्टेज किसी भी उपभोक्ता के लिए आवश्यक नहीं होता। तो यहाँ हम जब ट्रांसमिशन होता है, तो जब हमारा ये सब स्टेशन में पहुंचता है, तो सब स्टेशन के बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, तो हम यहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ताकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, आपके 220 केवी को वापस 11 केवी में कन्वर्ट करेगा, और पुनः जब हमारा 11 केवी हमें मिलेगा, तो ये एक और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम लगाएंगे जो कि 11 केवी को 440 वोल्ट पर कन्वर्ट करेगा, और ये हमारा उपभोक्ता तक पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार हमें ऐसे ट्रांसफार्मर की यहाँ आवश्यकता होगी जो कि वोल्टेज के मान को कम कर दे और धारा के मान को बढ़ा दे। तो हम ऐसी जगह पर, तो हम कह सकते हैं वितरण क्षेत्रों पर, वितरण क्षेत्रों में हम किस ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, हम ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज हम करते हैं वितरण क्षेत्रों में। तो ये था, हमने देखा ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण आउटपुट के आधार पर। तो आउटपुट के आधार पर हमने दो प्रकार के ट्रांसफार्मर देखे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसे हम हिंदी में ऊंचाई ट्रांसफार्मर के नाम से कहते हैं। इस पे प्राथमिक कुंडली पर फेरों की संख्या कम तथा द्वितीय कुंडली पर फेरों की संख्या ज्यादा होती है। यह वोल्टेज के मान को बढ़ा देता है और धारा के मान को घटा देता है। इसका उपयोग हम उत्पादन केंद्रों पर करते हैं, बूस्टर के रूप में इसका उपयोग होता है। जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसे हम अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या कम तथा प्राइमरी में ज्यादा होती है। ये वोल्टेज को कम करता है तथा धारा के मान को बढ़ा देता है। वितरण क्षेत्रों में हम इसका उपयोग करते हैं। और मैंने आप लोगों को इस डायग्राम के माध्यम से पूरा बताया कि जब हम उत्पादन केंद्र पर 11 केवी या 33 केवी विद्युत का उत्पादन करते हैं, तो यहाँ हमें वोल्टेज का मान ज्यादा करना रहता है एवं धारा का मान कम करना रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लॉस होते हैं वह होते हैं I²R। तो यहाँ धारा का मान को हमें कम करना होगा जिससे कि लॉस कम हो। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे जो वोल्टेज के मान को बढ़ाए और धारा के मान को कम करे। तो हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे कहाँ, ट्रांसमिशन में। जबकि जब उपभोक्ता को दिया जाता है तो उसे उतने अत्यधिक वोल्टेज की आवश्यकता नहीं होती है, उसे धारा की अधिक आवश्यकता होती है। तो हम ऐसी स्थिति पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज कर देते हैं। तो ये था आउटपुट के आधार पर ट्रांसफार्मर। चलिए अब हम देखते हैं कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। अब हम देखने जा रहे हैं कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। तो दूसरा हमारा जो होगा वह होगा कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। तो कोर पर आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण करने से पहले हम जानते हैं कि कोर क्या होती है। तो हम बात करते हैं कोर की। तो कोर ट्रांसफार्मर का महत्वपूर्ण अंग जिस पर वाइंडिंग
लपेटी जाती है, लपेटी जाती है। तो कोर ट्रांसफार्मर का महत्वपूर्ण अंग होता है जिस पर वाइंडिंग लपेटी जाती है। तो अगर हम बात करें कोर की, तो कोर तीन प्रकार से हमें देखने को मिलती है। तो पहली तो कोर जो होगी वह होगी वायु कोर। वायु कोर में हमें किसी भी प्रकार की कोर की आवश्यकता नहीं होती है। सिंपल, अगर इसका जो सिंबल है तो हम इसका सिंबल कुछ इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में बनाते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर बना रहा हूँ, तो जब मैंने इसको इस प्रकार बनाया तो ये कहलाएगा लोह कोर, लोह कोर। लेकिन अगर मैंने ट्रांसफार्मर के सिंबल को इस प्रकार से बनाता हूं तो इस पर जो कोर होगी वो कहलाएगी वायु कोर, वायु कोर। दूसरी हम कोर की बात करें तो दूसरा जो हम कोर को देखते हैं वो होता है लोह कोर। इसका जो कोर होगा ट्रांसफार्मर के बीच का जिस पर हम वाइंडिंग लपेटेंगे वह लोहे का होगा, और इसे हम सिलिकॉन स्टील की पत्ती, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लैमिनेटेड करके बनाते हैं। तो ये बात याद रखेंगे, जो लो कोर होती है उसे हम सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लैमिनेटेड करके बनाते हैं। तो देखिए सिलिकॉन स्टील से हमें क्या प्रॉफिट है, सिलिकॉन स्टील ये मिलाई जाती है इस पर 3.6% से 3.8% से 4.6% तक। और सिलिकॉन स्टील से बनाने पर जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है, हिस्टेरेसिस लॉस होता है, ये कम होता है। जबकि हमसे पूछा जाए लैमिनेटेड करने से क्या फायदा है, तो लैमिनेटेड करने से हमारा जो फायदा होता है ये एडी करंट लॉस को दूर करता है। एडी करंट लॉस जो होता है हमारा वहाँ कम होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिलिकॉन स्टील कितना मिलाते हैं तो 3.8 से 4.6%। अगर सिलिकॉन स्टील की मात्रा हम अधिक मिलाएंगे तो जो कोर होगा या कोर होगा वह भंगुर हो जाता है, इसलिए इससे अधिक हम नहीं मिला सकते। जबकि लैमिनेटेड करने से हमें एडी करंट लॉसेज जो होंगे वह कम होंगे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लैमिनेटेड या जो पत्तियां हम बनाते हैं, लैमिनेटेड करते हैं, जो पत्तियों की मोटाई कितनी होती है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं आप लोगों को बता दूं जो पत्तियों की मोटाई होती है वह होती है 0.36 mm से 0.5 mm तक, ये होती है पत्तियों की मोटाई। तो मैंने आप लोगों को बता दिया वायु कोड और लोह कोड के बारे में। तीसरी हम बात करते हैं, तो तीसरा जो कोड होता है उसका नाम होता है CRGO, CRGO कोड। तो सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म देखते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। तो ये जो कोड होती है इसे हम CRGO कोड कहते हैं। इसका पूरा नाम होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड कोड। इससे हमें क्या फायदा है इस कोड से, जो हिस्टेरेसिस होती है, हिस्टेरेसिस हानि होती है वह बहुत कम हो जाती है, बहुत कम। तो हिस्टेरेसिस हानि को बहुत कम करने के लिए हम जिस कोड का यूज करते हैं उसे कहते हैं CRGO कोड, या इसका पूरा नाम होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेनेड ओरिएंटेड। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद अगला पॉइंट हम देखते हैं कि कोर क्या करता है या कोर क्या करता है। तो देखिए कोर आप लोगों को पता ही होगा, इस पर होता है चुंबकीय गुण और ये चुंबकीय पथ प्रदान करता है, प्रदान करता है। तो चुंबकीय पथ को क्या करता है, ये प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये था कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण करने से पहले थोड़ा सा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम देखेंगे कि कोर के आधार पर तीन प्रकार से कौन कौन से भी ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोर के आधार पर हम सबसे पहले देखेंगे कोर टाइप, फिर देखेंगे सेल टाइप और फिर देखेंगे बैरी टाइप। चलिए इसके बाद हम देखते हैं। अब हमने कोर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ली, अब हम देखते हैं कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। तो कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण में हम तीन प्रकार के ट्रांसफार्मर को देखेंगे। इसमें से पहला जो ट्रांसफार्मर होगा वह होगा कोर टाइप ट्रांसफार्मर।
दूसरा जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे वेरी टाइप ट्रांसफार्मर, और तीसरा हम पढ़ेंगे सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो चलिए हम देखते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर का सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बना दूं। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर दिखने में कुछ इस प्रकार का ट्रांसफार्मर आपको दिखेगा। तो अगर हम बात करें तो इस पर दो प्रकार की लिंब होती है। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो इस पर जो लिंब होगी वो कितनी होगी? दो। अब ये लिंब क्या होती है मैं आपको बता दूं। लिंब एक और एक दो, जिस पर हम ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग लपेटते हैं, ये देख सकते हो आप, एक और दो। तो जो खाली स्पेस होता है उसी को हम लिंब कहते हैं। तो कोर क्या होता है? कोर की अगर हम बात करें तो वह अंग जिस पर कॉइल लपेटी जाती है उसे हम कोर कहते हैं ना। तो इस पर दो लिंब होंगे, आपको देखने को दिख रहा होगा, एक और एक दो। थोड़ा सा तो देख सकते हैं आप, ये मैंने आपके सामने बनाया हूँ कोर टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की हमने बाइंडिंग देखी। पहली जो बाइंडिंग होती है इसको हम कहते हैं, ये होती है लो वोल्टेज बाइंडिंग, और ये वाली होती है हाई वोल्टेज बाइंडिंग। फिर ये वाली इसके अंदर की यहाँ जो बाइंडिंग करें ये भी लो वोल्टेज, और ये वाली जो होगी ये होगी हाई वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज में मैं आपको बता दूं, लो वोल्टेज अगर हम बाइंडिंग की बात करें तो लो वोल्टेज बाइंडिंग में हमें इंसुलेशन लगता है कम। इंसुलेशन कम, जब इंसुलेशन कम लगेगा तो इस पर जो कोर के ये समीप होती है और यहाँ इंसुलेशन कम लगता है। कोर के समीप होगी और इंसुलेशन कम रहेगी। जबकि हाई वोल्टेज की बात करें तो यहाँ कोर से दूर होती है और इसमें इंसुलेशन अधिक लगता है। इंसुलेशन अधिक लगता है। तो देख सकते हो आप, मैंने ट्रांसफार्मर लिया, ट्रांसफार्मर में मैंने लिंब देखे, तो लिंब इसमें दो लिंब थे। लिंब पर मैंने बाइंडिंग लपेटी, तो लिंब पर जब मैंने बाइंडिंग लपेटी तो इसकी पिछली वाली जो कोर से दूर है, कोर के पास जो होती है वहाँ एलबी बाइंडिंग, जिसको हम लो वोल्टेज बाइंडिंग कहते हैं, और कोर से जो दूर होती है उसे हम एचबी बाइंडिंग अर्थात हाई वोल्टेज बाइंडिंग कहते हैं। इस पर इंसुलेशन अधिक लगता है तथा इस पर इंसुलेशन कम लगता है। अब हम बात करते हैं चुंबकीय पथ की। तो इस पर जो चुंबकीय पथ होता है उसकी संख्या होती है 1। चुंबकीय पथ की संख्या होती है 1। तो ये देख सकते हो आप, ये है चुंबकीय पथ, इसकी जो संख्या होगी वहां होगी 1। तो चुंबकीय पथ की संख्या कितनी होती है? इस पर 1 होती है। अब देखिए, अब मैं आप लोगों को बता दूं, चुंबकीय पथ जितने कम होंगे, चुंबकीय पथ कम होंगे तो जो फ्लक्स लीकेज होगा, फ्लक्स लीकेज वहां ज्यादा होगा। जितने चुंबकीय पथ की संख्या जितनी कम होगी उस पर फ्लक्स लीकेज उतना ज्यादा होगा और दक्षता उसकी भी कम होगी। तो इस ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें दक्षता की, तो यह इसकी दक्षता भी कम होती है। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें हमने देखो पूरी बाइंडिंग से लपेटी हुई है ये। तो बाइंडिंग से लपेटी हुई है तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसकी जो कोर होती है वह बाइंडिंग से घिरी होती है। तो इसकी जो कोर होती है वह बाइंडिंग से घिरी होती है। तो आप समझ सकते हो कि जो कोर जब बाइंडिंग से घिरी होगी तो बाइंडिंग तो तांबे की बनी है, तो जब बाइंडिंग तांबे की बनी है तो इसमें ताम्र हानि कैसी होगी? ताम्र हानि होगी ज्यादा और लोह हानि होगी कम। तो इस पर ताम्र हानि ज्यादा होती है और लोह हानि कम होती है। इसके हम बात करें उपयोग की, इस ट्रांसफार्मर का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग भी हमें याद रखना है। इसका उपयोग हम करते हैं उच्च वोल्टेज और निम्न आउटपुट शक्ति के लिए। इसका उपयोग हम करते हैं उच्च वोल्टेज व निम्न शक्ति आउटपुट के लिए।
तो ये था आपके सामने कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में सबसे पहले मैंने देखो इसकी वाइंडिंग कुछ अलग प्रकार से बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि इस पर दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक लो वोल्टेज वाइंडिंग और एक होती है हाई वोल्टेज वाइंडिंग। लो वोल्टेज वाइंडिंग में कोर के समीप होती है, देख ही सकते हैं आप, ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है, कोर के समीप इंसुलेशन कम लगेगा, जहां वोल्टेज का मान ज्यादा होगा वहां इंसुलेशन अधिक लगेगा। तो ये हाई वोल्टेज होती है जो कि कोर से दूर रखते हैं हम, और इंसुलेशन अधिक होता है। इसके बाद हम बात करें चुंबकीय पथ की, तो इस पर एक चुंबकीय पथ होता है। चुंबकीय पथ जितना कम होगा फ्लक्स लिंकेज उतना ज्यादा होता है। जब फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होगा तो दक्षता भी कम होगी। तो दक्षता कम होती है, और आप देख सकते हैं इस पर पूरी बाइंडिंग ही बाइंडिंग आपको दिख रही है। ये वाली भी आपको दिखेगी, ये भी हाई वोल्टेज बाइंडिंग कहलाएगी, ये लो वोल्टेज बाइंडिंग कहलाएगी, ये भी लो वोल्टेज बाइंडिंग कहलाएगी, और ये भी हाई वोल्टेज बाइंडिंग कहलाएगी। तो इस पर आप देख सकते हो बाइंडिंग बहुत ज्यादा है, तो कोर इससे पूरी तरीके से ढकी रहती है। और जब कोर पूरी तरीके से ढकी रहती है तो बाइंडिंग जो होती है वह तांबे की होती है, इसलिए इस पर ताम्र हानि ज्यादा हो जाती है और लोह हानि कम होती है। इसका जो उपयोग है हम उच्च वोल्टेज व निम्न शक्ति आउटपुट के लिए करते हैं। तो ये था आपके सामने कोर टाइप ट्रांसफार्मर। चलिए मैं थोड़ा सा इस पे एक और चीज बता दूं कि इस पे जो कोर बाइंडिंग होती है वहां ढकी होती है, और जिस बाइंडिंग का हम यूज करते हैं उसे कहते हैं कंसेंट्रिक या संकेंद्रीय बाइंडिंग। जबकि इसका आकार की बात करें तो एल आकार, यू आकार तथा आई आकार का हम इस पर उपयोग करते हैं, लेकिन आई आकार का उपयोग हम बहुत कम ही करते हैं। तो चलिए अगली क्लास में हम देखेंगे इसके आगे के ट्रांसफार्मर जो कि बैरी और सेल प्रकार के होंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।